इन टुडे क्लास आज हम करेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री न्यू सिलेबस जो 2025 2026 से स्टार्ट हुआ है। और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर मैं केमिस्ट्री के फुल चैप्टर्स की बात करूं तो टोटल उसने 13 चैप्टर्स बनाए हुए हैं। 13 चैप्टर्स के ऊपर अगर हम बात करें, सबसे पहला जो चैप्टर है वो उसने स्टेट्स ऑफ मैटर और फेज चेंजेस के ऊपर बनाया हुआ है। स्टेट्स ऑफ मैटर और उसके अलावा फेज चेंजेस एंड फेज चेंजेस किस तरह से बात कर सकते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर वी नो दैट सॉलिड लिक्विड गैस होता है। फेज चेंजेस सॉलिड कैसे लिक्विड में जाता है, लिक्विड कैसे गैस में जाता है, और बेसिक्स उसके बारे में क्या एक्सप्लेनेशन है। दूसरा चैप्टर जो इसने यहाँ पे बयान किया है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर है। आज हम इन दो चैप्टर्स के बारे में बात करेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर, आज हम इन दो चैप्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जितना बेसिक्स में जाके आपको समझा सकूं, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको एटलीस्ट इन चैप्टर्स के बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएं। उसके ऊपर अगर हम क्लियर कट बात करें, सबसे पहले है स्टेट्स ऑफ मैटर। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और शेयर कर लें। आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। सबसे पहले हमने अपने मेन टाइटल केमिस्ट्री के ऊपर बात करनी है। केमिस्ट्री बेसिकली साइंस की एक ब्रांच है जो कि डील किसके साथ करती है। मैं यहाँ पे 3 मेन वर्ड्स लिखूंगा, उनको आपने अपनी डेफिनेशन में हमेशा लिखना है कि केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री ब्रांच ऑफ साइंस है जो कि डील करती है या जिसमें हम स्टडी करते हैं प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। उसके बाद आप दूसरा वर्ड जो आप ऐड करेंगे वो है कंपोजिशन ऑफ मैटर, के मोटर बना हुआ किसका है, कंपोजिशन। एंड स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस या स्ट्रक्चर ऑफ मैटर देयर। और इसकी के अंदर हम फिजिकल और केमिकल चेंजेस जो भी मैटर के अंदर हो रहे होते हैं उनको भी स्टडी करेंगे। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस इन मैटर जो भी हो रहे हैं उनको भी हम केमिस्ट्री के अंदर ही करते हैं। अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं मैटर की या सब्सटेंस की, कि कोई सॉलिड है, कोई लिक्विड है, कोई गैस है, कोई हैवी है, कोई लाइट है, कोई एयर में है, गैसीय स्टेट में लाई कर रहा है। कंपोजिशन, वो कितने एलिमेंट्स से मिलकर बना हुआ है। उसका स्ट्रक्चर यानी उसकी ज्योमेट्री कैसी है, उसके एटम्स किस तरह से अरेंज हुए हुए हैं। फिजिकल केमिस्ट्री की अगर हम बात करें कि फिजिकली उसकी शेप कैसी है। केमिकल जो रिएक्शंस है, फिजिकल चेंजेस में ये है कि आइस को आपने फ्रिज से बाहर निकाल लिया, वो लिक्विड बन गया, ये फिजिकल चेंज है। केमिकल चेंज क्या है कि आपने लकड़ी को जला लिया, अब आपके पास एशेस जो बचते हैं उनको दोबारा आप वुड में नहीं कन्वर्ट कर सकते, तो वो आपके केमिकल प्रॉपर्टीज में जाएगा। उसके बाद वो लॉज which govern these changes, which govern these changes, वो लॉज हमने सारे स्टडी करने हैं जो इन सारी चेंजेस को अक्कर करवाते हैं। यानी आप ये कह सकते हैं ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ अ सब्सटेंस। We also study about physical and chemical changes, and also the laws which govern these changes are completely studied in branch of science named as chemistry there. इस इंट्रोडक्शन के बाद हमें कुछ ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री की तरफ भी जाना पड़ता है, जिनमें एक चीज बताऊंगा कि हमारे पास सबसे पहली जो आती है वो आती है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री के ऊपर अगर मैं बात करूं तो इसने फिजिकल शेप बतानी है किसी भी मैटर की, सब्सटेंस की। कि ये ब्रांच जो है इन्वेस्टिगेट करती है कि सब्सटेंस का एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल क्या है। ये क्लियर एक्सप्लेनेशन देगी कि हाउ फंडामेंटल फिजिकल गवर्निंग ऑन वर्ल्ड बेसिस। सो हम ये कहेंगे कि इसकी मदद से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं रेट्स ऑफ रिएक्शन को, और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कंडीशंस को
जो किसी भी कंडीशन को, जो रिएक्शन इंडस्ट्रियल स्केल पे हो रहा होता है। तो फिजिकल केमिस्ट्री आपके पहले फिजिकल चेंजेस, फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ रिलेट करती है, वो आपकी फिजिकल केमिस्ट्री कहलाती है। दूसरे नंबर पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब ये है कि आपने उन सारे कंपाउंड्स को स्टडी करना है जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठे नहीं आ रहे होते हैं। यानी आपने सिंथेसिस, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जिनमें कार्बन ना हो, विच कंटेन लिटिल और नो कार्बन। यानी अगर मैं कहूं कि कार्बन उनमें नहीं होना चाहिए, तो किन में होना चाहिए? कार्बन मोनो आपका इनऑर्गेनिक में आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड इनऑर्गेनिक में आएगा। यानी इन दो को छोड़ के बाकी जितने भी कार्बन के कंपाउंड्स हैं उनको हम ऑर्गेनिक में स्टडी करते हैं, और बाकी सारे पीरियोडिक टेबल को भी हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। पीरियोडिक टेबल में अभी तक टोटल 120 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, कॉपर, सिल्वर, मरकरी, 110 एलिमेंट्स। उनमें आपने कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स हैं उनको जब आप स्टडी करने जाते हो और उनके डेरिवेटिव्स को, तो वो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हो। और कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन अगर किसी कंपाउंड में सिर्फ अकेले मौजूद हो तो उन्हें आप हाइड्रोकार्बन्स कहते हो, और अगर उनमें ऑक्सीजन या इस तरह का कोई एलिमेंट ऐड हो जाए तो उसे आप उसका डेरिवेटिव लेके उसको भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हो। उसके बाद आपके पास आता है नंबर 4 पे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, अगर मैं इसके ऊपर बात करूं कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्या होती है, तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री बेसिकली आप के इन्वायरमेंट को अगर देखा जाए, यानी केमिकल और बायोकेमिकल फिनोमिनन्स जो भी इस प्लेनेट पे हो रहे हैं उनको जब हम स्टडी करेंगे। अब आपके पास फोटोसिंथेसिस है, आपके पास रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, या आपके पास वो सोर्सेज या रिएक्शंस या इफेक्ट्स जिनकी वजह से हमारे पास केमिकल स्पीशीज लाइक एयर बनी हुई है, सॉइल बनी हुई है, वाटर है। तो इसके बगैर, इन्वायरमेंट में इन चीज़ों के बगैर हम नहीं रह सकते हैं। दूसरी तरफ जो ह्यूमन है, जो इस इन्वायरमेंट के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है, ये भी डिफरेंट केमिकल रिलीज करता है। तो इन सारे की अंडरस्टैंडिंग, यानी इसको, इसकी कॉजेज क्या हैं, इफेक्ट्स क्या हैं, सॉल्यूशंस क्या हैं, जो डेली बेसिस पे हम इन्वायरमेंट के अंदर पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं, तो वो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में स्टडी किया जाता है। नंबर 5 के ऊपर अगर मैं बात करूं तो वो आपका है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री, अगर इसके ऊपर बात की जाए कि एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है, तो ये ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जो एनालिसिस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस पे डिपेंड करती है। यानी एनालिसिस दो किस्म के होते हैं, एक होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, एक होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। अगर आपने किसी की कोई प्रॉपर्टी बतानी है, खूबी बतानी है, क्वालिटी बतानी है, तो क्वालिटेटिव एनालिसिस, यानी आप ये कहते हो कि जी कॉपर का कलर, कॉपर सोल्यूशन लाइक कॉपर सल्फेट, उसका कलर ब्लू है, तो ये आप उसकी प्रॉपर्टी बता रहे हो, यानी आप उसका क्वालिटी बता रहे हो, क्वालिटेटिव एनालिसिस। दूसरे नंबर पे क्वांटिटेटिव, कितनी मिकदार है, कितना मैस है, कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो वो आपका क्वांटिटेटिव एनालिसिस आता है। तो उन दोनों को हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। नंबर 6 पे हमारे पास ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में आता है बायोकेमिस्ट्री। अगर हम बायोकेमिस्ट्री के ऊपर बात करें तो ये ब्रांच ऑफ साइंस है जो कि हमें केमिकल प्रोसेसेस को अंडरस्टैंड, जितने भी ह्यूमन के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर यूज हो रहे हैं, उन सारों को स्टडी करते हो। आप स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के, प्रोटीन किसके बने हुए हैं, कार्बोहाइड्रेट किसके बने हुए हैं, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, यानी जितने भी बायोलॉजी के रिलेटेड कंपाउंड्स हैं उनको आप बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हो। और लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने प्रोसेसेस हो रहे हैं, जो भी केमिकल चेंज हो रहा है, उनकी स्टडी को बायोकेमिस्ट्री में देखा जाता है। नंबर 7 के ऊपर आप लेते हो न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री,
अगर हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री के बारे में बात करें तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री बेसिकली, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि आपके पास जो भी रिएक्शन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम के अंदर हो, आपने एक एटम बम का नाम सुना होगा। एटम बम बेसिकली क्या है? बेसिकली वो यूरेनियम है। वो अटामिक एलिमेंट जो कि अपना अटामिक नंबर 82 से ज्यादा रखते हैं, उनको अगर एक्सप्लोड करवाया जाए तो उनके न्यूक्लियस ब्रेकडाउन होके, एक हैवी न्यूक्लियस है वो ब्रेकडाउन होके छोटे न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये जितने भी प्रोसेसेस हैं उनके दरमियान जो भी एटम्स या न्यूक्लियाई ब्रेकडाउन होंगे ऑफ डिफरेंट एटम्स के, तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में बहुत सारे एप्लीकेशंस देखने में मिलते हैं, जिनमें एग्रीकल्चर है, मेडिसिन है, इंडस्ट्री है, और रिसर्च सेक्शन में भी इसको काफी हद तक देखा जाता है। लेकिन मेनली आपने जो चीज इसके लिए याद रखनी है वो रेडियो एक्टिविटी है। यानी कि ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ग्रेटर हो, वो नेचुरली अनस्टेबल होते हैं और वो रेडिएशंस निकालते रहते हैं, रेडिएशंस एमिट करते रहते हैं। वो आप न्यूक्लियर केमिस्ट्री में स्टडी करते हो। उसके बाद नंबर 8 पे आता है पॉलीमर केमिस्ट्री। पॉलीमर केमिस्ट्री वो है जिसमें हम ये कहते हैं पॉलीमराइजेशन या पॉलीमर केमिस्ट्री, जिसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। वो ये आप कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसी की ही एक सब ब्रांच है, जिसमें जैसे अमाइनो एसिड है ये मिलके प्रोटीन बनाते हैं। जैसे हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स मिलके डीएनए बनाते हैं। जैसे मोनोसेक्राइड्स मिलके पॉलीसेक्राइड, यानी स्टार्च, ग्लूकोज वगैरह, ग्लूकोज के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके सेलुलोज बना रहे हैं, सक्रोज बना रहे हैं, या स्टार्च बना रहे हैं, ग्लाइकोजन बना रहे हैं। तो लार्ज मॉलिक्यूल्स बनाने की जो स्टडी है मैक्रो मॉलिक्यूल्स की, उसको आप पॉलीमर केमिस्ट्री में स्टडी करते हो। नंबर 9 पे हम रखते हैं यहाँ पे जियो केमिस्ट्री, यानी अर्थ की केमिस्ट्री। अर्थ किन एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, अर्थ क्रस्ट क्या चीज है, अर्थ के अंदर जो मिनरल रिसोर्सेज हैं उसको आप स्टडी करो। इसमें एक चीज याद रखनी है कि मिनरल्स को आप कैसे यूज कर रहे हो, कैसे निकाल रहे हो, या जियोकेमिकल मैपिंग टुडे हैज एप्लीकेशन इन एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, फॉरेस्ट्री, मेडिकल रिसर्च, इन सारी चीजों में वो हेल्प कर रही है। उसके बाद आपके पास लास्ट में दो ब्रांचेस रह जाती हैं। नंबर 10 में जो है वो आपके पास रखा जाता है मेडिकल केमिस्ट्री को। मेडिकल केमिस्ट्री, अगर मैं मेडिकल केमिस्ट्री की बात करूं तो हमें पता है जैसे ही मेडिकल केमिस्ट्री की बात आती है तो मतलब मेडिसिन की बात आती है। इसमें हम जो भी केमिस्ट है वो बेसिकली क्या करता है, वो डिजाइन करता है और किसी मेडिसिन को बनाता है या ड्रग को, जो ह्यूमन के लिए, मैन काइंड के लिए, या डिफरेंट एनिमल्स के लिए, आजकल वेटनरी की भी मेडिसिन आती है, तो उसके लिहाज से जो उसके बेनिफिशियली यूज हो सके, उसमें काफी हद तक डिस्कवरी है, डिलीवरी है, अब्जॉर्प्शन है, मेटाबॉलिज्म है ऑफ ड्रग इन ह्यूमन बॉडी, तो उसको मेडिसिनल केमिस्ट्री में स्टडी किया जाता है। नंबर 11 पे यहाँ पे हम एस्ट्रो केमिस्ट्री को रखते हैं। एस्ट्रो केमिस्ट्री, एस्ट्रो मतलब जितना भी स्पेस के अंदर है, केमिस्ट्री। एस्ट्रो केमिस्ट्री के अंदर हम मॉलिक्यूल्स और आयंस जो कि स्पेस के अंदर बार बार रिपीट हो रहे हैं इंटरस्टेलर स्पेस के अंदर, और एक चीज इस ब्रांच में हम अबंडेंस एंड रिएक्शन ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस इन द यूनिवर्स स्टडी करने की कोशिश करते हैं, और उनका दूसरी रेडिएशंस के साथ जो भी इंटरेक्शन है उसको हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज बताता चलूं कि ये सारी की सारी सब ब्रांचेज हैं, ये सारे के सारे फील्ड्स हैं। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे इनमें से कुछ सेक्शंस आप स्टडी करेंगे। आप सारी की सारी स्टडी नहीं करेंगे, आप अपने फील्ड के अकॉर्डिंग किसी एक कुछ ब्रांचेस को आप स्टडी करना चाहेंगे। उसके बाद जी हमारे पास आता है स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर में अगर मैं जाऊं, नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर का जब भी नाम आता है तो हमारे पास तीन नाम हमारे जहन में आते हैं कि जब भी हम इस वर्ल्ड को देखते हैं तो ये दो चीजों से मिलकर बनी होती है। एक होता है मैटर, एक होता है एनर्जी। फिजिक्स में हम इन दोनों का इंटरेक्शन भी स्टडी करते हैं, लेकिन अभी के लिए हमने सिर्फ मैटर को पकड़ना है। तो एनर्जी जो है वो तो नॉन मटेरियल होती है, इसलिए उसको तो लेना नहीं।
और उसके अलावा एनर्जी जो है, लाइक एनीथिंग जो अदर देन एनर्जी है, वो वेट हो सकता है, वो वॉल्यूम ऑक्युपाई कर सकता है, वो मैटर है। यानी एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्युपाइज वॉल्यूम और स्पेस इज कॉल्ड मैटर देयर। और जब भी हम किसी भी चीज को जिसको हम टच कर सकते हैं डिस्टिंक्ट फॉर्म में मौजूद है, उसे हम मैटर कहते हैं। स्टेट ऑफ मैटर जो है वो मैनी डिस्टिंक्ट फॉर्म्स में आपको नजर आता है। फोर मेन स्टेट्स ऑफ मैटर एवरीडे लाइफ में मौजूद हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। कौन कौन सी बता रहा हूं? सॉलिड है जिसको आप टच कर सकते हो, लिक्विड है जिस तरह वाटर आप पीते हो, गैस है जो आप एयर की सूरत में ले रहे हो, लेकिन जो फोर्थ वन है वो है प्लाज्मा, जिसमें आपके स्टार्स वगैरह मौजूद हैं, या फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। इसको इतना डिटेल में हम स्टडी नहीं करेंगे, लेकिन इन तीनों को हम सही तरह स्टडी जरूर करेंगे। हम्म यहाँ पे एक चीज बता दूं कि मोर स्टेट्स ऑफ मैटर विच डोंट सी इन आवर डेली लाइफ, आवर एवरीडे लाइफ, तो प्लाज्मा हमें नजर नहीं आता डायरेक्टली, लेकिन थ्री प्राइमरी स्टेट्स मौजूद हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो इसमें डिफरेंट फॉर्म से ये है कि इनका डिफरेंस क्यों आता है, क्योंकि सॉलिड में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, उसकी अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, उनके दरमियान डिस्टेंस है, ये कुछ फैक्टर्स हैं जो किसी चीज को सॉलिड बना रहे हैं, लिक्विड बना रहे हैं या गैस बना रहे हैं। अगर आप गैस की बात करते हो तो उसके मॉलिक्यूल्स काफी हद तक एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, यानी उनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वेरी वीक होती हैं। उसके अलावा गैसेस को इजीली दबा सकते हो, यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस गैस की बहुत वीक होती हैं, उनके दरमियान डिस्टेंस काफी ज्यादा होता है, उनको कंप्रेस किया जा सकता है, उनकी डेंसिटीज ऑब्वियसली वेरी लो होंगी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें लिक्विड की, लिक्विड जो है ये दूसरी तरफ ये हम कह सकते हैं कि ये आ, इसके मॉलिक्यूल्स किसी हद तक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ग्लास पानी का एक ले लें तो उसमें आप देखते हो किसी हद तक जुड़े हुए हैं, लेकिन वो रैंडमली मूव कर रहे हैं। वो उनके दरमियान रीजनेबल सिग्निफिकेंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मौजूद होती हैं। लिक्विड्स जो हैं वो इजीली कंप्रेस नहीं हो सकते, और उनकी डेंसिटीज एज कंपेयर टू गैसेस हैवी होती हैं। यानी इसकी जो डेंसिटी है वो एज कंपेयर टू गैस हाई होती है, और गैस की जो डेंसिटी है वो एज कंपेयर टू लिक्विड लो होती है। यहां तक इन दोनों की कोई अपनी शेप नहीं है, इन दोनों की कोई फिक्स्ड शेप नहीं है। गैस का तो फिक्स्ड वॉल्यूम भी नहीं है, लिक्विड का फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, और ये उसकी शेप ले लेता है जिस कंटेनर में आप इसको डालोगे। दूसरी तरफ जब आप बारी आती है सॉलिड की, तो सॉलिड में फिक्स्ड डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, पार्टिकल्स जो हैं वो क्लोजली पैक होते हैं, और इंटर अटॉमिक और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होती हैं। और सॉलिड के मॉलिक्यूल्स सिर्फ वाइब्रेटरी मोशन करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, ऑसिलेट करते हैं, अपनी पोजीशन पे टू एंड फ्रो मूव करते रहेंगे, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, लेकिन कभी भी अपनी पोजीशन को छोड़ेंगे नहीं। इसलिए सॉलिड को आप दबा नहीं सकते, ये इनकम्प्रेसिबल होता है, रिजिड होता है। सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। सॉलिड्स जो हैं वो स्टेट ऑफ मैटर है जो हमें जिसको डालने के लिए हमें किसी कंटेनर की जरूरत नहीं होती। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, पार्टिकल्स जो हैं वो परफेक्टली अरेंज होते हैं, स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं, ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल होते हैं, और मोस्ट डेंस सब्सटेंसेस होते हैं। लास्ट में जो प्लाज्मा मैंने लिखा है यहाँ पे, प्लाज्मा के बारे में मैंने कहा कि हम इतनी डिटेल में बात नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी ये हम नॉर्मली नहीं देखते हैं। ये जो है ये उन पार्टिकल से बना होता है जिनकी वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी होती है। जैसे मैंने बात की कि प्लाज्मा सन को बनाता है, ये आपके पास फ्लोरिसेंट ट्यूब्स, लाइटनिंग और वेल्डिंग आर्क्स वगैरह में मौजूद होता है। प्लाज्मा जो है ये पार्शियली आयोनाइज्ड गैस है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, जिसके अंदर आयोन हो सकते हैं, जिसके अंदर गैस पार्टिकल्स हो सकते हैं जो कि न्यूट्रल होते हैं, गैस पार्टिकल्स हो सकते हैं, इसमें एनर्जी पैकेट्स हो सकते हैं जिनको आप फोटॉन्स का नाम देते हो। तो ये सारे के सारे प्लाज्मा स्टेट्स के मैटर को बनाते हैं। अच्छा, मैटर जो है वो इंटरमीडिएट स्टेट्स में रहता है, जहां वो लिक्विड गैस में जा सकता है, लिक्विड सॉलिड में जा सकता है,
फॉर एग्जांपल आप ये ले लो कि कोई भी लिक्विड फ्लूइड जो होते हैं वो लिक्विड क्रिस्टल्स हैं या ग्रेफीन हैं। तो इन फ्लूइड्स की बात करें तो हाईली कंप्रेस्ड स्टेट्स which show both properties of gases and liquids. Chemical reactions which may not be carried out in conventional solvents may possibly be carried out in supercritical carbon dioxide like that. अच्छा, अब मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा स्टेट्स की चेंज के ऊपर भी बात कर लेता हूँ। स्टेट्स ऑफ चेंज के ऊपर मैं अगर बात करूं तो लिक्विड क्रिस्टल इज अ स्टेट ऑफ मैटर हुज प्रॉपर्टीज आर बिटवीन लिक्विड्स एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। यहाँ पे मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, लिक्विड क्रिस्टल्स क्या होते हैं। लिक्विड क्रिस्टल्स वो सॉलिड है जिसकी प्रॉपर्टीज सॉलिड और लिक्विड के इन बिटवीन होती है। यानी ये ना तो प्रॉपरली सॉलिड है और ना ही प्रॉपरली लिक्विड है। लिक्विड क्रिस्टल्स को आप डिस्प्ले डिवाइसेस में, जैसे कंप्यूटर का मॉनिटर हो गया, क्लॉक्स हो गई, वॉचेस हो गई, या नेविगेशन सिस्टम हो गया, वहां पे यूज कर रहे हो। उसके बाद ग्राफीन जो है वो टू डायमेंशनल क्रिस्टल है, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि सिंगल लेयर ऑफ कार्बन एटम अरेंज हुई हुई होती है हेक्सागोनल पैटर्न में। और ग्राफीन जो है वो टफ फ्लेक्सिबल लाइट मटेरियल है विद हाई रेजिस्टेंस लाइक दैट। वो हम फिजिक्स में इन डिटेल देख सकते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर जो हैं वो एक्सोटिक स्टेट ऑफ मैटर्स की अगर आप बात करो, स्टेट्स ऑफ मैटर दैट आर नॉट कॉमनली इनकाउंटर्ड आर कॉल्ड एक्सोटिक स्टेट ऑफ मैटर, लाइक डार्क मैटर, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, या न्यूक्लियर मैटर, क्वांटम स्पिन लिक्विड एंड मैनी अदर्स। वो स्टेट्स ऑफ मैटर जिनको आप कॉमनली इनकाउंटर नहीं कर सकते, उनको एक्सोटिक स्टेट्स ऑफ मैटर का नाम दिया जाता है। एक्सोटिक स्टेट्स ऑफ मैटर का नाम दिया जाता है। अच्छा, यहाँ पे अब मैं थोड़ा सा मैटर की डिटेल में जाने की कोशिश करता हूँ कि मैटर बेसिकली होता क्या है। मैटर अगर प्योर फॉर्म में है तो वो एलिमेंट है, जैसे कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है। अगर आप उसको तोड़ते जाएं, ब्रेक करते जाएं, तो आखिरी पार्टिकल भी गोल्ड ही होगा। दूसरी तरफ कंपाउंड है। कंपाउंड क्या है? आप दो एलिमेंट्स को केमिकली कंबाइन करो तो आपके पास कंपाउंड बनता है। जैसे आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्सअप किया और वाटर बन गया। अब हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं तो वो ब्लू फ्लेम के साथ बर्न करता है, ऑक्सीजन हेल्प करता है बर्निंग प्रोसेस में। जबकि वाटर जो उनसे बना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, लाइक अगर मैं बात करूं H2+O2, तो मैं कहता हूं केमिकली वाटर बन गया। अब ये जो वाटर है ये फायर को पुट ऑफ करने में हेल्प कर रहा है। एलिमेंट का क्या बताया कि ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर है। अच्छा, और तीसरे नंबर पे आता है मिक्सचर। यानी आपने जूस बना लिया, यानी आपने क्या किया, आपने शुगर लिया, वाटर ली, मिक्सअप की, मिक्सचर तैयार है। अब वाटर का जो टेस्ट है, जो टेस्टलेस होता है, और प्योर वाटर, आप मिनरल वाटर यूज करते हैं जिससे थोड़ा सा स्वीट टेस्ट भी आता है। आपने शुगर डाली, आपने जूस बनाया, तो वो एक फिजिकल है। आप जो उसको शेक कर रहे हो, आप कोई हीट अप करके प्रॉपर उसको कन्वर्ट किसी दूसरे कंपाउंड में नहीं कर रहे हो। तो मैटर जो है वर्ल्ड में एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर फॉर्म में पाया जाता है। एलिमेंट जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर है। ये प्योरेस्ट फॉर्म होती है जिसमें एक ही किस्म के एटम्स पाए जाते हैं और उनको ब्रोकन डाउन इनटू मजीद सिंपल सब्सटेंस ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन से नहीं किया जा सकता है। एलिमेंट जो है वो थ्री फॉर्म्स में ऑफ अ सब्सटेंस जो है वो केमिकल रिएक्शन में, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों में एग्जिस्ट कर सकते हैं। मेटल्स मोस्टली सॉलिड हैं। लिक्विड फॉर्म में एक ही मेटल पाई जाती है जिसे आप मरकरी Hg का नाम देते हो। एक नॉन मेटल है जो लिक्विड है जिसे आप ब्रोमीन का नाम देते हो। बाकी सारे के सारे मेटल्स जो हैं वो सॉलिड हैं। और नॉन मेटल्स में भी कुछ सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड और गैसेस, ज्यादातर नॉन मेटल्स गैसेस में आती हैं। और एलिमेंट जो हैं वो वर्ल्ड में मोस्टली इन सॉलिड फॉर्म में है। लिक्विड और गैसियस एलिमेंट्स बहुत थोड़े हैं एज कंपेयर टू सॉलिड। एलिमेंट्स मेटल भी हो सकती है, नॉन मेटल भी हो सकती है, मेटलाइट भी हो सकती है, नोबल गैस भी हो सकती है। मैंने तीन वर्ड यहाँ पे यूज किए कि ये मेटल हो सकती है। मेटल क्या होती है? जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सके, जो हीट का अच्छा कंडक्टर बने, यानी जो हमारे किचन यूटेंसिल्स वगैरह हैं, हमारी इलेक्ट्रिकल वायरिंग है, उसके ऊपर बात कर लें। नॉन मेटल, एक नॉन मेटल होती है एलिमेंट में,
जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू नहीं करती, जो हीट में हेल्प नहीं करती, जैसे वुड वगैरह है। तीसरे नंबर पे मैंने क्या कहा, मेटलाइट्स। मेटलाइट्स वो होते हैं जिनमें कुछ करेक्टरिस्टिक्स मेटल से मिलती जुलती हैं, कुछ हैं जो नॉन मेटल से मिलती जुलती हैं। एलिमेंट्स जितने भी हैं वो एटम, मॉलिक्यूल, आयन और आइसोटोप्स वगैरह की फॉर्म में पाए जा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, हीलियम, कॉपर, गोल्ड, जिंक, सिल्वर, निकल, कोबाल्ट, मरकरी, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी ले सकते हो, ये सारे के सारे एलिमेंट हैं। दूसरी दफा अगर हम कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड भी एक प्योर सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस है, लेकिन इसमें एक, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स हो सकते हैं। जैसे अभी मैंने दो एलिमेंट लिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। मैं यहाँ पे तीन ले लेता हूँ, नाइट्रिक एसिड, HNO3, या मैंने तीन ले लिए, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, लेकिन ये सारे केमिकली मिले हुए हैं और ये प्योर फॉर्म ऑफ मैटर होती है। इसमें कम से कम दो या दो से ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट्स एक फिक्स्ड रेशियो बाय मास में जुड़े हुए होते हैं, मिले हुए होते हैं, और वो जब कम टुगेदर करते हैं तो एक दूसरे से रिएक्ट करके फिर केमिकल बॉन्ड्स बनाते हैं, जिनको ब्रेक करना इतना इजी नहीं होता है। तो कंपाउंड्स जो हैं वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में, आयनिक फॉर्म में, इंटरमेटालिक फॉर्म में, या कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्म में पाए जाते हैं। कंपाउंड्स को जो है वो इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, ऑर्गेनिक इन नेचर भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, पोटाशियम क्लोराइड, HNO3 मैंने ले लिया, वाटर ले लो, स्टार्च ले लो, प्रोटीन ले लो, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड, कुछ भी आप ले सकते हो। कंपोजिशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट के बाद यूनिफॉर्म थ्रू आउट अ गिवन सैंपल फ्रॉम अ सैंपल टू अनदर, तो फिर मिक्सचर बनता है। यानी एक तरफ आपने क्या करा, आपने फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, आपने ग्राइंड किया CaCO3 को, मार्बल जो आपके घरों में फ्लोर बनाने में हेल्प करता है, उसको आपने ग्राइंड किया। दूसरी तरफ आपने क्या ग्राइंड किया, आपने आयरन को ग्राइंड किया, उन दोनों को आपने मिक्सअप किया, तो मिक्सचर तैयार है, फिजिकली कंबाइन किया है। जब एक या एक से ज्यादा एलिमेंट या कंपाउंड आपस में मिक्सअप हुए, एनी रेशो, फिक्स रेशो नहीं, जैसे एयर बनी हुई है, सॉइल बनी हुई है, मिल्क में पानी जितना मर्जी डाल लो, टैप वाटर की बात कर लें, ये सारे के सारे मिक्सचर्स की एग्जांपल्स हैं। मिक्सचर अगर एक ही स्टेट में हो, कहने का क्या मकसद है, फॉर एग्जांपल आपने मिक्सचर को बनाया, ऑयल प्लस पेट्रोल, अब दोनों लिक्विड थे, तो जो उनका मिक्सचर बनेगा वो भी मैं ये कहूंगा कि वो लिक्विड होगा। तो ऐसे मिक्सचर को होमोजीनियस। दूसरी तरफ अगर आपने पकड़ा कि एक तरफ एयर को लिया जो कि गैस है, दूसरी तरफ आपने स्मोक पार्टिकल्स ले लिए, अब उनके अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो सॉलिड हैं। सॉलिड और गैस जब आपस में मिलके एक मिक्सचर बना रहे हैं, तो आप ये कह सकते हो कि वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। यानी अगर दो स्टेट्स मिलके कोई मिक्सचर बना रही हैं तो उसको आप हेट्रोजीनियस मिक्सचर का नाम देते हो। यानी कि सैंपल ऑफ रॉक इज एन एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनियस बिकॉज concentration of its constituent is different in different parts, and rocks are composed of different types of minerals such as granite हो सकता है, मीका हो सकता है, लाइमस्टोन हो सकता है, तो उससे उन चीजों को डिफरेंशिएट किया जा सकता है। फिर अगर बात करूं एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ सब्सटेंस, यानी हमारे पास जो भी एलिमेंट होता है ना, वो एक से ज्यादा फिजिकल और केमिकल फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है। यानी कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो एक टाइम पे एक से ज्यादा स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को एलोट्रोपी कहा जाता है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपके लिए लिखता हूँ, एलोट्रोपी। एलोट्रॉपी वो फिनोमिनन है कि आपके पास जो एलिमेंट्स हैं, जैसे अगर मैं बात करूं कार्बन की, कार्बन का हमें पता है कि वुड होती है, लेकिन कार्बन ही डायमंड फॉर्म में मौजूद है, कार्बन ही ग्रेफाइट फॉर्म में मौजूद है, कार्बन ही कोल की फॉर्म में मौजूद है। तो अब एक ही एलिमेंट प्योर फॉर्म में, डायमंड भी है, ग्रेफाइट भी है, कोल भी है। तो जब कोई एलिमेंट एक से ज्यादा फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करे और उसकी हर एक की डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज हों, तो इस तरह की फॉर्म्स को हम एलोट्रोपिक फॉर्म कहते हैं, और इस फिनोमेनन को एलोट्रोपी कहा जाता है। जैसे अगर आप इसके अलावा एग्जांपल लें कि अगर ऑक्सीजन है तो उसके दो एलोट्रोपिक फॉर्म होते हैं, एक वो O2 ऑक्सीजन जो हम इनहेल कर रहे हैं, एक O3 ओजोन लेयर
जो आसमान में मौजूद है और हमें जो सन से कॉस्मिक रेडिएशंस आ रही हैं जो हमारी स्किन के लिए डेंजरस हैं, उनको स्टॉप करती हैं। इसी तरह कार्बन जो है वो भी एलोट्रोपिक फॉर्म में, मैंने बता दिया। एक तो डायमंड है, ग्रेफाइट है, और तीसरे नंबर पे यहाँ पे मैं एक वर्ड और भी ऐड कर देता हूँ आपके लिए। वो होता है बक मिंस्टर फ्लोरीन। बक मिंस्टर फ्लोरीन करके, इस तरह से ये वर्ड्स सारे डिटेल में हमारे पास आ जाते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पे डायमंड, ग्रेफाइट, इनके बारे में अगर हम बात कर लें थोड़ी सी। डायमंड बेसिकली हमारे पास थ्री डायमेंशनल एलोट्रोपिक फॉर्म होती है। और उसमें डायमंड है, ग्रेफाइट है, उसके बाद बक मिक्सचर है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे डायमंड की बात करें तो डायमंड यहाँ पे जायंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, जबकि ग्रेफाइट लेयर्ड स्ट्रक्चर है जिसे हम हेक्सागोनल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। हेक्सागोनल रिंग्स में जो है वो हमारे पास ग्रेफाइट आता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं क्या कहते हैं इसको, बकमिंस्टर फ्लोरीन फ्लोरीन के बारे में, तो ये जो है ये C60 में आता है। ये C60, कार्बन के लिए 60 कार्बन एटम्स, 60 जब मिलते हैं तो वो सफियर्स जो एटम्स हैं वो प्रॉपरली एक पेंटागन और हेक्सागन फॉर्म में अरेंज हुए हुए होते हैं। फ्लोरीन्स जो है वो स्टेबल हैं हाई टेम्परेचर्स पे और हाई प्रेशर के ऊपर, और कोवलेंट इन नेचर हैं, और ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल हैं। और उसके बाद फ्लोरीन का जो स्ट्रक्चर है ये यूनिक होता है, जो कि इसका जो है मॉलिक्यूल इज नॉट चार्ज्ड एंड हैज नो बाउंड्रीज एंड हैज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड दे हैव अ केज लाइक स्ट्रक्चर। Fluorine C60 has low melting point. It is soft and cannot conduct electricity. यहाँ पे मैं दो चीजें दोबारा से आपके लिए रिपीट करता हूँ कि जो फ्लोरीन स्ट्रक्चर है ये किसी किस्म का चार्ज नहीं है, इसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है, इसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, केज लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट है, सॉफ्ट है, और इसके में से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट कर सकती है। एलिमेंट्स जो हैं लाइक सल्फर है वो भी टू क्रिस्टलाइन एलोट्रोपिक फॉर्म में, सल्फर यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। सल्फर जो है वो दो फॉर्म में, सल्फर, सल्फर, ये दो एलोट्रोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और उन दो एलोट्रोपिक फॉर्म्स में हमारे पास जो स्ट्रक्चर आता है वो है रोम्बिक, और जो उसका ज्योमेट्रिकल शेप है, और दूसरा है मोनोक्लिनिक। ये दो मेन स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें आपके पास सल्फर एग्जिस्ट कर रहा होता है। और जो पहले वाला है ये ज्यादा स्टेबल है, जो बाद वाला है वो रोम्बिक मोर स्टेबल है, मोनोक्लिनिक लेस स्टेबल होता है। अगर मैं यहाँ पे आपके पास जो मैंने स्टार्ट में यहाँ पे एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर की बात की थी, अगर इन तीनों के डिफरेंसेस के ऊपर एक लॉन्ग क्वेश्चन बनकर आता है तो आपने किस तरह से उनके 5 मैन डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए। एलिमेंट जो है वो आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर है, प्योर फॉर्म है, और एक ही काइंड के एलिमेंट, एटम्स ऑफ एलिमेंट जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। जबकि कंपाउंड के अंदर अगर मैं बात करूं तो ये प्योर सब्सटेंस है, लेकिन ये कम से कम केमिकल कम्बिनेशन ऑफ टू आर मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बना होता है। कम से कम टू रखने हैं, ज्यादा से ज्यादा आप जितना मर्जी लेते जाएं कम्प्लेक्स कंपाउंड्स के अंदर। मिक्सचर जो है ये इम्प्योर होता है, इम्प्योर सब्सटेंस होता है। और ये वो सैंपल है जिसके अंदर एक या एक से ज्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स मिक्स हुए हुए होते हैं किसी भी रेशो में, उसे हम मिक्सचर कहते हैं। अगर हम एलिमेंट के ऊपर बात करें तो पॉसिबल नहीं है कि इसको ब्रेक डाउन करके सिंपल पार्टिकल्स के ऑर्डिनल केमिकल बाय ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन से आप ये कहें कि आप एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट कर लें, वो पॉसिबल नहीं है। कैसे आप कर सकते हो, वो रेडियो एक्टिविटी है, डिटेल में आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, जिसमें रेडिएशंस एमिट होती हैं, आउट होती हैं, और वो जो रिएक्शंस हैं जिन्हें हम न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन का नाम देते हैं, उनके लिए प्रेशर, टेम्परेचर, ऐसी कोई कंडीशन होती ही नहीं है। ठीक है।
तो इस एलिमेंट को किसी और में कन्वर्ट करके ब्रेक डाउन करके नहीं किया जा सकता। जबकि कंपाउंड के अंदर जो एटम्स होते हैं वो कंबाइन हुए हुए होते हैं फिक्स्ड रेशो में। फॉर एग्जांपल वाटर है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन की एग्जांपल है। तो इसमें 1:8, 1:8 कैसे आता है जरा बताता हूँ। 2 फॉर हाइड्रोजन एज मोलर मास। हाइड्रोजन का वैसे 1 होता है, दो एटम्स हैं तो 2 ले लिया। ऑक्सीजन का जो है वो 16 होता है। तो रेशियो में अगर आप दोनों को 2 से डिवाइड कर दो तो 1:8 बनती है। अच्छा, उसके बाद जब मिक्सचर की बात आती है तो मिक्सचर जो है वो हमें पता है कि इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो अपनी आइडेंटिटी रखते हैं, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज रखते हैं। जैसे आपने जूस बनाया तो वो मीठा ही होगा। जब एलिमेंट को एटम फॉर्म में रखते हो या इसके लिए एक सिंबल रखते हो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे सोडियम के लिए Na है, कैल्शियम के लिए C है, Ca, पोटाशियम के लिए K है, उसके अलावा नाइट्रोजन के लिए N है। तो ये सारे के सारे सिंबल्स हैं जिनकी मदद से एलिमेंट्स को आप रिप्रेजेंट करते हो। अच्छा, अब यहाँ पे जो कंपाउंड होता है पॉसिबल है कि आप इसके को ब्रेक करके वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना सकते हो केमिकल रिएक्शन से। या बुक के अकॉर्डिंग अगर चलूं तो उसने एक एग्जांपल दी हुई है अमोनिया की, NH3 को। इसको ब्रेक डाउन करके आप नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बना सकते हैं। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है वो उससे बनाया जा सकता है। उसके बाद मिक्सचर जो है वो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल जो सोल्यूशन है वो कॉमन साल्ट ऑफ वाटर है तो वो होमोजीनियस फॉर्म में चला जाएगा एक ही स्टेट में। रॉक की बात करो तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो आपको यहाँ पे दो चीजें याद रखनी है। होमोजीनियस का अगर आपको एग्जाम्पल रखना है तो वो सॉल्ट प्लस वाटर कर दो, क्योंकि जब आप साल्ट प्लस वाटर को मिक्सअप करते हो तो कभी भी आपको सॉलिड साल्ट नहीं दिखता है। दूसरी तरफ जब आप रॉक को देखते हो तो रॉक में जो है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर आता है। एलिमेंट्स जो होते हैं वो गैसियस फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स की सूरत में। जैसे हमारे पास नाइट्रोजन है, हमारे पास ऑक्सीजन है, हमारे पास हाइड्रोजन है। ये सारे के सारे गैसेस फॉर्म में जो है गैसेस हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं। मोनो एटॉमिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती हैं, जैसे नोबल गैसेस हैं जिनमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जीनान वगैरह हैं। ये नोबल गैसेस 18th ग्रुप या 8 ग्रुप नंबर 8 ऑफ पीरियोडिक टेबल होता है। ये डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस हैं, ये मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूलर गैसेस हैं, क्रिप्टॉन और जीनान वगैरह। अगर मैं कंपाउंड की मजीद डिटेल में बात करूं तो कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज हैं वो हमेशा उन एलिमेंट से डिफरेंट होती हैं। जैसे मैंने स्टार्ट में एग्जांपल दी कि हाइड्रोजन ब्लू फ्लेम से बर्न करती है, ऑक्सीजन जो है वो बर्निंग में हेल्प करती है, वाटर जो है वो पुट ऑफ फायर में हेल्प करता है, यानी फायर को खत्म करने में आपकी हेल्प करता है। उसके अलावा मिक्सचर की जो कंपोनेंट्स होते हैं वो केमिकली बाउंड टुगेदर नहीं होते हैं, ठीक है, और उनको सेपरेट किया जा सकता है फिजिकल मेथड्स की मदद से। अगर एलिमेंट्स के बारे में हम मजीद बात करें तो एलिमेंट में आपको ऑल डिटेल्स मैंने दे दी हैं। मेटल, मेटलाइट्स, बाकी सारी भी हमने डिस्कस कर ली हैं। कंपाउंड्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्म में। फॉर एग्जांपल आप हाइड्रोजन क्लोराइड HCl ले लें, फॉर एग्जांपल आप अमोनिया ले लें, HCl ले लें, अमोनिया ले लें, फिर उसके अलावा अमोनिया के अलावा आप वाटर ले लें। कंपाउंड्स जो हैं वो एक नेटवर्क ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स के जरिए मिले होते हैं। इनमें आयनिक कंपाउंड भी हो सकते हैं, जैसे NaCl की अगर मैं बात कर लूँ, सोडियम क्लोराइड, या फिर मैं कोवलेंट कंपाउंड्स लाइक सैंड वगैरह, SiO2 जिसे आप सिलिका वगैरह का नाम देते हो। ये सारे के सारे आपके पास कंपाउंड्स हैं जो केमिकली कंबाइन हुए हुए होते हैं और एक दूसरे के साथ लिंक अप होते हैं। अगर आप मिक्सचर्स की बात करते हो तो इनकी जो प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर्स हैं ये सारे के सारे कंपोनेंट्स के करेक्टरिस्टिक्स को कैरी करते हैं। ये कभी भी उनके बगैर नहीं रह सकते हैं। तो इस तरह से कंपाउंड और मिक्सचर का आपको कंसेप्ट मैंने देने की कोशिश की है। उसके बाद लास्ट में एक चीज आती है इस चैप्टर के एंड में, चैप्टर नंबर 1 जो हमारा 9th क्लास की केमिस्ट्री का है, उसमें हमारे पास आता है कि सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन और सस्पेंशन क्या होता है। सबसे पहले सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन। फिर उसके बाद दूसरा है कोलाइडल सोल्यूशन। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे है कि हमारे पास सस्पेंशन क्या होता है।
इन सब के ऊपर वन बाय वन हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर मैं सोल्यूशन की बात करूं, सोल्यूशन एक मिक्सचर का नाम है। मिक्सचर का नाम कैसे है? सोल्यूशन हम कहते हैं कि जिसमें सल्यूट जो है, सल्यूट के पार्टिकल्स वो कंप्लीटली होमोजेनाइज्ड हो जाते हैं एक सॉल्वेंट के अंदर। यानी आप नमक को लें और उसको पानी के अंदर हल करें, या डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कर लो या कॉपर सल्फेट कर लो, जो पूरे का पूरा पानी के अंदर हल हो जाए तो सोल्यूशन बनेगा। नमक वहां पे सल्यूट होगा, एक वर्ड में यहाँ पे सल्यूट यूज कर रहा हूँ, और दूसरा वाटर जो है वो सॉल्वेंट के तौर पे यूज हो रहा है। अच्छा, अब सल्यूट और सॉल्वेंट जब आपस में मिलते हैं तो सल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं सॉल्यूशन में, वो कभी भी नेकेड आई से आप देख नहीं सकते हो। अगर आप सॉल्यूशन को फिल्टर करोगे तो उसके पार्टिकल्स आपके फिल्टर पेपर के पोर्स में से बगैर कोई रेजिड्यू छोड़े, यानी फिल्टर पेपर के ऊपर कुछ मट्टी वगैरह, जैसे आपने पानी और नमक को मिक्सअप किया, अगर थोड़ी बहुत मट्टी है तो फिल्टर पेपर पे रुक जाएगी, लेकिन टेबल सॉल्ट जो है, जो नमक है, वो नीचे गुजर जाएगा, उसको फिल्ट्रेट बोलते हो। और इस तरह का जो सोल्यूशन जिसमें रेजिड्यू ना मिले, उसको आप ट्रू सोल्यूशन का नाम देते हो। उसको आप ट्रू सोल्यूशन का नाम देते हो। और सस्पेंशन जो है वो एक मिक्सचर है जिसमें सल्यूट पार्टिकल्स डिसॉल्व नहीं होते सॉल्वेंट में। उसे आप क्या कहते हैं, सस्पेंशन का नाम दे रहे हो। जिसमें सल्यूट के पार्टिकल्स कंप्लीटली उसमें सॉल्युबल नहीं होते हैं, उसे आप सस्पेंशन का नाम देते हो। और हम उनके पार्टिकल्स को हम देख सकते हैं, लाइक इफ अ सस्पेंशन इज केप्ट फॉर सम टाइम, तो उसके पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएंगे। लाइक मट्टी और पानी को आपने मिक्सअप कर दिया, तो थोड़ी देर पानी को खड़ा रहने दें तो ऑटोमेटिकली आपको दिखेगा। इफ सस्पेंशन को आप फिल्टर करते हो तो पार्टिकल्स उसमें से, फिल्टर पेपर में से पास थ्रू नहीं होंगे, और आप एक रेजिड्यू की सूरत में उसको ले लोगे। मैं अगर इस चीज को दिखा सकूं यहाँ पे, मैं यहाँ पे एक फनल बनाता हूँ कुछ इस तरह से, और यहाँ पे मैं एक फिल्टर पेपर लगा लेता हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ कि फिल्टर पेपर मैंने लगा लिया। इस फिल्टर पेपर के ऊपर अगर मैं सस्पेंशन को डालूंगा तो मट्टी जो है वो ऊपर खड़ी रहेगी, तो उसको मैं बोलूंगा रेजिड्यू। और जो इसका सोल्यूशन जब लूंगा, तो सल्यूट जो आपस नमक था वो इसमें से पास थ्रू होके नीचे मौजूद बीकर में अपना एक लिक्विड फॉर्म का सोल्यूशन दे देगा। यानी इधर मैंने पुअर आउट किया, और इधर से मट्टी ऊपर बच गई, वो रेजिड्यू है। नीचे वाटर और टेबल सॉल्ट डिजॉल्व नीचे आ गया, तो वो मेरे पास वहां पे फिल्ट्रेट के नाम से जाना जाएगा। उसके अलावा अगर आप एक मिक्सचर ऑफ चॉक इन वाटर लेते हैं तो वो एक सस्पेंशन है, चॉक आपका ऊपर रह जाएगा। तो ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बाद थर्ड जो यहाँ पे था कि देयर इज अ थर्ड फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन कॉल्ड कोलाइडल सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है, सैल्यूट पार्टिकल्स होमोजेनाइज विद सॉल्वेंट नहीं हो पाते हैं, और वो पार्टिकल्स लिटिल बिट बिगर देन द सल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द ट्रू सॉल्यूशन। वो थोड़े थोड़े बड़े होते हैं, लेकिन इतने बड़े नहीं होते कि उनको नेकेड आई से आप देख लें, लाइक पार्टिकल जिस तरह सस्पेंशन में है। इफ केप्ट फॉर सम टाइम, तो पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन नीचे सेटल डाउन नहीं होते हैं। ऑन फिल्ट्रेशन, पार्टिकल्स जो हैं वो फिल्टर पेपर से पास थ्रू हो जाते हैं, और पार्टिकल्स जो हैं ट्रू सॉल्यूशन की तरह चलता है। जैसे स्टार्च का सॉल्यूशन है, जैसे आपने जूस लिया, अब आप स्टार्च का ग्लूकोज आपने डिजॉल्व किया तो ग्लूकोज का कलर दिखता है, और स्टार्च सॉल्यूशन और वाइट एग वगैरह, तो ये वो कॉमन एग्जांपल्स हैं जो आप कोलाइडल सॉल्यूशन के लिए लेते हो। उसके बाद दो मेन लास्ट पे टर्म्स आती हैं जिनमें आप सेचूरेटेड और अनसेचूरेटेड सॉल्यूशंस की बात करते हो। अनसेचूरेटेड सॉल्यूशन किसी भी टेम्परेचर पे वो होता है जिसके ऊपर अगर आप उस सॉल्यूशन को मजीद सॉल्यूट दें तो वो उसके अंदर सॉल्युबल हो जाता है, यानी उसको मजीद नीड है सल्यूट डालने की, तो उसको आप अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। उसके बाद आता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी आपने किसी खास टेम्परेचर के ऊपर इतना सल्यूट डिजॉल्व कर दिया कि मजीद सल्यूट सॉल्वेंट में डिजॉल्व नहीं हो रहा है। जैसे आपने नमक लिया थोड़ा सा, पूरा एक गिलास है, आधा स्पून आपने नमक डाल दिया, तो वो अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन है, मजीद नमक उसमें हल हो सकता है किसी रूम टेम्परेचर के ऊपर। जबकि सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो है कि आपने
नमक डालना शुरू किया, आप शेक करते जा रहे हो करते जा रहे हो, एक टाइम आएगा जिसके बाद मजीद सल्यूट उसमें डिजॉल्व नहीं हो सकता है, उसे आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन का नाम देते हो। अगर मैं बात करूं सॉल्युबिलिटी की, टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सल्यूट वो अमाउंट होती है जो किसी भी 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर एक खास टेम्परेचर पे डिसॉल्व हो सकती है। मैंने सबसे पहले क्या कहा कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है? सॉल्युबिलिटी इज mass of solute or amount of solute dissolved in water, which can dissolve in water, which can dissolve in 100 gram of solvent, in 100 gram of solvent at a particular temperature, at a specific temperature, उसे आप सॉल्युबिलिटी का नाम देते हो। जब आप टेम्परेचर कुछ चेंज करते हो तो डिफरेंट इफेक्ट है सॉल्युबिलिटी का डिफरेंट कंपाउंड्स पे। ज्यादातर क्या होता है कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, बट इट कैन नॉट बी टेकन जनरल रूल कि आप टेम्परेचर बढ़ाओ सॉल्युबिलिटी बढ़े। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स हुज सॉल्युबिलिटी इन वाटर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे कि अगर मैं कोई एग्जांपल यहाँ पे देना चाहूँ तो मैं कहूंगा पोटाशियम नाइट्रेट है आपके पास KNO3, आपके पास सिल्वर नाइट्रेट है AgNO3, आपके पास पोटाशियम क्लोराइड है। ये वो हैं जिनकी टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है। लेकिन सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड, अगर आप NaCl नमक आप हल कर रहे हैं, आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो उसकी सॉल्युबिलिटी कुछ खास इंक्रीज नहीं होती टेम्परेचर इंक्रीज करने से। सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड लाइक लिथियम कार्बोनेट अगर ले लूं, Li2CO3 लिथियम कार्बोनेट अगर ले लूं, कैल्शियम क्रोमेट ले लूं CaCrO4 कैल्शियम क्रोमेट, अगर ये ले लूं तो इनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज करती है। इसकी डिक्रीज कर रही है, इसकी इंक्रीज कर रही है। इसके ऊपर नो स्पेसिफिक इफेक्ट, नो एक अच्छा इफेक्ट नहीं पड़ता है जो आप रीजनेबल इफेक्ट कह सकें कि टेम्परेचर बढ़ाने से इफेक्ट आ रहा है। यानी टेम्परेचर बढ़ाने से, टेम्परेचर इंक्रीज करने से इनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर रही है, इस पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, और इसकी डिक्रीज कर रही है। तो इस तरह से solubility ऑफ कॉपर सल्फेट या सोडियम नाइट्रेट आल्सो इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो इसके साथ मैं दो एग्जांपल्स और ऐड कर रहा हूँ, पोटाशियम नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, पोटाशियम क्लोराइड के साथ साथ कॉपर सल्फेट CuSO4, इसकी सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज करती है, और सोडियम नाइट्रेट NaNO3। तो ये सॉल्युबिलिटी का एक ट्रेंड है जो टेम्परेचर इंक्रीज करने से इंक्रीज करता है। तो और एक चीज और बता दूं, अगर आपको ग्राफ इंप्लीमेंट करना है कि टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी, यानी यहाँ पे आप अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डाल दें ग्राम्स में, यानी जैसे जैसे, और इधर आप कहते हैं कि मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ, तो ग्राफ आपके पास जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती जाएगी। ये एग्जांपल आपको बुक के अंदर पोटाशियम नाइट्रेट की सूरत में मिल जाएगी जो वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है। तो ये आपके पास चैप्टर 1 था। अगर मैं इसके की पॉइंट्स को एक दफा आपके लिए रीड आउट कर दूं, कि केमिस्ट्री वो ब्रांच ऑफ साइंस है जो आपके कंपोजिशन ऑफ मैटर, चेंजेस इन मैटर एंड लॉज विच गवर्न दीज चेंजेस के बारे में डिस्कस करती है। आपको कम्प्लेक्स सब्जेक्ट केमिस्ट्री समझने के लिए इसको मैनी ब्रांचेस में डिवाइड किया जाता है, जिसमें फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, और इसकी मैन ब्रांचेस हैं बहुत सारी। और मैटर की अगर हम बात करें, हमने फिजिकल ब्रांचेस के बाद हमने मैटर के ऊपर बात करी कि सॉलिड लिक्विड गैस में पाया जा रहा है, और ये एक दूसरे में इंटरकन्वर्टेबल हैं सॉलिड लिक्विड गैस। अगर आप, मैं यहाँ पे एक छोटा सा इंफॉर्मेशन एक एक्स्ट्रा तौर पे यहाँ पे दे देता हूँ, कि अगर आप सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करें तो वो होगा मेल्टिंग, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करें तो वो होगा बॉइलिंग। मैंने क्या बोला?
कि सॉलिड टू लिक्विड क्या है, मेल्टिंग। इधर आपके पास है बॉइलिंग। अगर आप गैस से वापस लिक्विड में जाते हैं तो ये है कंडेंसेशन। और अगर आप लिक्विड से एक सॉलिड में जाते हैं तो ये है फ्रीजिंग। और अगर आप डायरेक्ट सॉलिड से गैस में जाते हैं, ऐसे सब्सटेंस भी मौजूद हैं, तो उसको आप सुब्लिमेशन का नाम देंगे। और अगर आप डायरेक्ट गैस से सॉलिड में जाते हैं तो उसको आप डेपोजिशन का नाम देंगे। ठीक है। और मजीद अगर बात करूं तो हमने प्लाज्मा के बारे में स्टडी किया, हमने मैटर की कुछ स्टेट्स को, बॉर्डर लाइंस को जो है वो हमने स्टडी किया। हमने एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर को काफ़ी डिटेल में देखा। हमने सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलाइडल सॉल्यूशन वगैरह को हमने डिटेल में देखा। फिर हमने सॉल्युबिलिटीज के ऊपर बात कर ली। तो ये आपके पास चैप्टर 1 आता है, जो कि 9th क्लास की केमिस्ट्री के अंदर इंक्लूडेड है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम जो है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में भी बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। अगर यहाँ तक आपने देख लिया है तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो। और अगर आपकी तरफ से कोई सजेशन है, कोई सवाल है, तो वो भी आप कमेंट्स में पूछ लें। इंशाल्लाह आपको बड़ी जल्दी जवाब दे दिया जाएगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।